अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपकी जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है प्री 9। आज आपका जो टॉपिक है वो है वूपिंग कॉफ यानी कि काली खांसी। काली खांसी की अलामात क्या होती हैं और ये किन बच्चों में पाई जाती हैं और ये इसकी अलामात को किस तरह से कंट्रोल करके किस तरह से इलाज इसका किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। आपका पेज नंबर 71 पे इसका टॉपिक है। ये शीर ख्वार बच्चों की बीमारी है यानी कि जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनकी इनकी अलामात दर्ज झेल है। अब अलामात में क्या क्या है, बच्चा 1-8 मिनट तक खांसता रहता है मुसलसल और जिसके बाद हवा सीटी की आवाज़ के साथ फेफड़ों में तेज़ी से दाखिल होती है। शदीद खांसी के बायस फेफड़ों की मुहाफिज झिल्ली जो होती है बारीक खून की नालियाँ मुतासर होती हैं, बच्चा कमज़ोर हो जाता है और बिला फिर खांस खांस के वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है। इस बीमारी को काबू पाने के लिए बच्चा 1-8 मिनट तक खांसता रहता है और कमज़ोर हो जाता है। खांसी की वजह से खांसी करके और हड्डियों का ढांचा बन जाता है। इस बीमारी पर काबू पाने का वाहिद तरीका क्या है कि बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएं, ठीक है। और इस मकसद के लिए डीपीटी की वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं। ये टीके एक खास तरतीब और प्रोग्राम के मुताबिक लगाए जाते हैं। मसलन पहली खुराक जो बच्चों को दी जाती है 6 हफ्ते की उम्र में, दूसरी खुराक 10 हफ्ते की उम्र में दी जाती है और तीसरी खुराक जो होती है वो 14 हफ्ते की उम्र में दी जाती है। इसके अलावा जो बूस्टर खुराक होती है वो 18 माह की उम्र में बच्चे को दी जाती है। अब डीपीटी में जो वैक्सीन पाई जाती है वो 3 किस्म की कौन कौन सी होती है। पहले डिप्थीरिया जो होता है खुन्नाक जिसे आप कहते हैं, डी से डिप्थीरिया और पी से प्रोटोसिस काली खांसी और टी से टेटनस यानी कि तशन्नुज। ये 3 किस्म की वैक्सीन होती है डीपीटी में। अब हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे कि डिप्थीरिया में क्या चीज़ होती है, प्रोटोसिस में, काली खांसी में और टेटनस में। सबसे पहले हम डिप्थीरिया या खुन्नाक जिसे आप कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो डिप्थीरिया में है। ये भी बुनियादी तौर पर शीर ख्वार बच्चों की बीमारी है। इस बीमारी के बैक्टीरिया नाक के अंदर की हिफाजती झिल्ली के खुले पर हमलावर होते हैं और फिर गले और सांस की नाली को मुतासर करके सूजन का सबब बनते हैं। ये इनसे जहरीला मादा पैदा होता है जो आसपास की खुलियों को मुर्दा कर देता है। इस तरह बच्चे की खुराक और सांस की नालियाँ बेकार हो जाती हैं। दिल के जो मसल्स होते हैं बच्चों के वो कमज़ोर हो जाती है और बच्चे की मौत भी वाक़या हो सकती है। शीर ख्वार बच्चों को हिफाजती टीकों के जरिए इस बीमारी से महफूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आपके पास है तशन्नुज जिसे आप कहते हैं टेटनस। ये बीमारी गर्चा आम नहीं है मगर बहुत खतरनाक और मौलिक है। इस बीमारी का बायस बनने वाले बैक्टीरिया जानवरों के फुजले पर यानी कि जो वेस्ट मटीरियल होता है उनमें पाए जाते हैं। ये तेजी से फैलते हैं। इंसान के जिस्म में इनका दाखिला जख्म या खारिशों के जरिए होता है। ये एक बार जिस्म में दाखिल होते हैं तो इनकी अफजाइश बहुत तेजी से होती है। इनसे एक ऐसा जहरीला मादा खारिज होता है जो इंसानी हिसाब को कमज़ोर कर देता है। हमले की इब्तिदा में मरीज दर्द और सुस्ती महसूस करता है, फिर कुछ देर बाद मरीज को मुंह खोलने में दिक्कत होती है, इनकी गर्दन अकड़ जाती है और पेशाब में रुकावट होती है। आखिरकार मरीज की मौत का शिकार हो जाता है। इस तरह से एटीएस यानी एंटी टेटनस सुप्रीम एटीएस का मुखफ़फ़ है जो टीका लगाया जाता है। इससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। खुसूसन जख्मी होने की सूरत में ये टीका लाजमी लगवाना चाहिए। वैक्सीन के एक मखसूस वक्फे के साथ इस्तेमाल करने से जिस्म में मस्नूई क़ुव्वत मुदाफ़िअत पैदा हो सकती है और इस बीमारी से जो है वो बचा जा सकता है। टाइफाइड जो होता है वो आपके पास है। नेक्स्ट टाइफाइड तबी महलका जिसको आप कहते हैं, ये बीमारी बहुत आम है। अलबत्ता एंटीबायोटिक्स के ज़रिए इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। इसकी एक वैक्सीन भी दस्तियाब है जिससे मस्नूई तौर पर बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़िअत पैदा हो जाती है। आज जो हमने पढ़ा है काली खांसी, इसकी अलामात, ठीक है, फिर इसका इलाज और इसमें जो 3 किस्म की वैक्सीन पाई जाती है जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और प्रोटोसिस, ये हम लोगों ने आज पढ़ा है। आप लोगों ने पेज नंबर जो 71 है वूपिंग कॉफ आप लोगों ने याद करने हैं। ये आज की डेट का आपका काम है 2 जून का, ठीक है। डिप्थीरिया को नाक याद करना है और तशन्नुज याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जमात है प्री 9, तारीख है आज 2 जून 2020, दिन है मंगल का। मजमून जो आप पढ़े
और मुतवाज़िन ग़िज़ा और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा में फ़र्क। ये आज आप पढ़ेंगे। पेज नंबर 63 अपनी बुक्स होम इकोनॉमिक्स की बुक से ओपन कर लें। सबसे पहले मुतवाज़िन ग़िज़ा की तारीफ। अच्छी ग़िज़ा इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में से है। अच्छी ग़िज़ा और सेहत का आपस में शोली दामन का साथ है। एक फ़र्द की सेहत के निसाब मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन ग़िज़ा की फराहमी पर है। हम जो भी खाते हैं वो ग़िज़ा खाते हैं। इसमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा मुख्तलिफ मिक़दार में मौजूद होते हैं। मसलन दूध में कैल्शियम और प्रोटीन, अनाज में निशास्ता, सब्ज़ी और फलों में विटामिन और मदनी नमकियात वाफ़र मिक़दार में पाए जाते हैं। सेहतमंद रहने और जिस्मानी अज़्ज़ा की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए किसी एक ग़िज़ा पर इंसाफ नहीं किया जा सकता। ज़रूरत ये समझती है कि जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए वो तमाम 6 ग़िज़ाई अज़्ज़ा के इंतज़ाज पर मुश्तमिल हो, इनकी मिक़दार और मियार भी मुनासिब हो, यानी ग़िज़ा मुतवाज़िन हो और तमाम ग़िज़ाई अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात को उम्र, जन्स, मौसम और सरगर्मियों के लिहाज से पूरा करते हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा इन मिली-जुली ग़िज़ाओं का इम्तिज़ाज है जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, नमकियात और विटामिन मुनासिब मिक़दार और सही तनासब में मौजूद हो, यानी वो ज़रूरत से ना तो ज़्यादा हो ना ही कम। एग्जैक्ट जो आप मुतवाज़िन ग़िज़ा की तारीफ लिखेंगे वो आप लिखेंगे कि मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हो, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, मदनी नमकियात और विटामिन, यानी कि वो ज़रूरत से ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम। तारीफ इसकी ये है कि आप लोगों ने नीट कॉपीज पे लिखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा में फ़र्क। जैसा आपको पेज नंबर 63 के ऊपर चार्ट बना के दिया हुआ बेटा, आप लोगों ने ऐसा ही इसको चार्ट की सूरत में अपनी कॉपीज के ऊपर, नीट कॉपीज के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है। मुतवाज़िन ग़िज़ा और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा। जिस्म की सही नशोनुमा के लिए तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा एक खास तनासब में मौजूद होते हैं। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा मुनासिब मिक़दार में मौजूद नहीं होते, ये इसमें फ़र्क है। इंसानी जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है। जिस्म की तमाम ज़रूरियात पूरी ना होने के बायस नशोनुमा मुतासिर होती है। इंसान कमज़ोर और लाग़र हो जाता है और मुख्तलिफ अमराज़ का शिकार रहने लगता है। अगर आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं तो मतलूबा कैलोरीज़ की फराहमी यकीनी होती है और जिस्म में काम करने के लिए मुनासिब तवानाई मौजूद होती है। जबकि गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा अगर आप खाते हैं तो मतलूबा कैलोरीज़ फराहम नहीं होती, जिसके नतीजे में जिस्म काम करने के लिए तवानाई कम हो जाती है, सांस फूलने लगता है और जल्द थकान महसूस होती है। अगर आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं तो आपका कदो-कामत और वज़न जिस्म की बनावट और उम्र के मुताबिक होता है। खुशमज़ा और चमकदार दांत, नज़र की दुरुस्ती और चेहरे की तरोताज़गी नुमायाँ होती है। अगर आप गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं तो मुसलसल इस्तेमाल से गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के आपके वज़न की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती और जिस्म पर मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी के असरात नुमायाँ होते हैं। अगर आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं तो तवील उम्री, बुढ़ापा देर से ज़ाहिर होता है और बुजुर्गी में भी सेहतमंद रहता है। लेकिन अगर गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा आपकी खुराक का हिस्सा है तो बुढ़ापा जल्द आ जाएगा, नींद नहीं आती और शराब मात में भी इजाफा हो जाता है। आपने पेज नंबर 63 के ऊपर से बेटा मुतवाज़िन ग़िज़ा की तारीफ, मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा में फ़र्क याद भी करना है और अपनी नीट कॉपीज के ऊपर सिलेबस ऑफ जून लिख के डेट डाल के नीट राइटिंग के साथ मार्जिन लाइन लगा के आपने इसको याद भी करना। यहाँ पे आज का आपका होम इकोनॉमिक्स का काम मुकम्मल होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट क्लास की तरफ। जो है वो है इस्लामियात इख्तियारी और आज जो हम करेंगे वो अहादीस नंबर 2। अहादीस नंबर 2 आज हम लोगों ने करनी है क्लास। इसमें आप लोग देखिए वर्ड टू वर्ड पहले इसका मीनिंग करें। अव्वल क्या होता है? अव्वल मीन पहले, सबसे पहले। अव्वलु सबसे पहले, माँ मीन जिस, युहासबु हिसाब से निकला है क्लास, जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा, बिही इससे अबद ही बंदा, सलातु नमाज, यानी कि वर्ड टू वर्ड आपने मीनिंग इसके करने हैं। सबसे पहले बंदे से जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज। ठीक है, इसका आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड पहले तर्जुमा करना है, फिर आप लोगों ने इसको प्रॉपर अरेंज करके आपने इसको लिखना है, उसके बाद इसकी तशरीह करनी है। तशरीह में देखें जी, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हदायत की खातिर एक काम भेजे हैं और बतलाया है कि कौन सा काम करें और कौन
जब इंसान बालिग होता है तो इस पर शरीयत के काम के मुताबिक जिंदगी बसर करना जरूरी है, यानी कि किस तरीके से आप लोग इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए वाजिब है कि अल्लाह ताला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है वो अंजाम दें, यानी कि उन कामों को करें, और जिन कामों को करने से मना किया है उनसे रुक जाए। इसने नेक काम करने वालों को इनाम देने के लिए जन्नत और इसकी नाफरमानी करने वालों के लिए इसकी सजा के लिए जहन्नुम बनाई है। लेकिन जजा और सजा का फैसला क़यामत के दिन होगा, यानी कि जो नेक बंदे होंगे क़यामत के दिन उनको उसके मुताबिक उसका सजा और जजा मिलेगी। इस तरह अल्लाह ताला ने हुकूक, कितने हुकूक है क्लास? 2 हुकूक है। कौन कौन से? हुकूकुल्लाह जिनका ताल्लुक अल्लाह से होता है, और हुकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक लोगों से होता है। जिन अकाम का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है इन्हें इबादत कहते हैं, यानी कि हम इबादत करते हैं, जो भी नमाज रोज़ा जो भी करते हैं इनको क्या कहते हैं? इबादत। इबादत में सबसे पहले जिस इबादत का हिसाब दिया जाएगा वो है नमाज। कब्र में भी सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो किस चीज़ का है? वो आप लोगों से नमाज के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ज़िक्र खुदा की बेहतरीन शक्ल नमाज है। लेकिन सबसे अच्छा जिक्र जो है वो क्या है? नमाज के जरिए आप सबसे अच्छा जिक्र कर सकते हैं। इस तरह नमाज को क्या करार दिया गया है? एक तो मोमिन की मेहराज करार दिया गया है, दूसरा नमाज को दीन का सतून करार दिया गया है जिसके ऊपर ये पूरी इमारत बनाई गई है। अच्छा जी, अब देखिए हर इबादत मुशक्कत से अदा होती है या इसमें माल खर्च होता है, मगर नमाज एक ऐसी इबादत है कि अब आप लोग खर्च करने जाते हो तो आप लोग पैसे लगा के जाते हो, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो बगैर मुआवजे के, बगैर पैसे के अदा की जाती है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो बगैर मुशक्कत या खर्च के अदा होती है। इसलिए हर अमीर गरीब यानी कि तंदुरुस्त बीमार हर हालत में आप पर नमाज फर्ज है। और ये है कि ये और बालिग होने से लेकर मरने तक किसी वक्त भी माफ नहीं है, यानी कि आप लोग अगर बीमार हैं कुर्सी रख के पढ़ सकते हैं, वजू नहीं कर सकते तयम्मुम कर लें, 100 चीज़ें हैं, यानी कि आप लोग नमाज किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकते। नमाज अल्लाह ताला की बंदगी का इकरार है, इस्लाम की निशानियों और इत्तेहाद का बेहतरीन सबक देती है। इसलिए रोज़े क़यामत सबसे पहले इबादत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। इस्लाम के, आप देखिए क्लास, इस्लाम के कितने बुनियादी अकायद है, यानी कि इसमें पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। कौन कौन सी है? पहले तो है कलमा तैयबा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात और 5वां है हज। जहाँ तक कलमा का ताल्लुक है इसका ताल्लुक सिर्फ अकीदे और ज़ुबान से इजहार का है, यानी कि जब तक आप कलमा नहीं पढ़ते आप मुसलमान नहीं होते। इसका इजहार सिर्फ आपने ज़ुबान से और दिल से करना होता है। रोज़े साल के बाद 1 माह के लिए फ़र्ज किए जाते हैं। ज़कात और हज फ़र्ज है, लेकिन नमाज एक ऐसा रुकन है जो दिन में 5 मरतबा अदा करना होता है। गोया हम जिस अकीदे का इजहार करते हैं इसका सबूत अमलन बार देना पड़ता है। इसमें देखिए जी, एक हदीस के मुताबिक नमाज दीन का सतून है। फिर फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, यानी कि नमाज क्या है? मेरी आंखों की ठंडक है, यानी कि नमाज क्या है? कुर्बे खुदाबंदी हासिल होती है। नमाज नज़्म क़ुव्वत और हमदर्दी, अताअत अमीर, मसावत और पाबंदी वक्त वगैरह का दर्स देती है और दीनी तालीम और तरबियत का जरिया है। क्लास इससे आप लोग यहाँ जो आप लोगों ने हदीस पढ़ी इस पर अमल भी करिएगा। डेली 5 वक्त का नमाज पढ़ें और इस पर अमल भी करें। यकीन है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। क्लास ये जो है कि आप लोगों ने हदीस रिटर्न करनी है और याद भी करनी है। ठीक है क्लास, चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जमात 3 में मजमून है स्टिक्स का। तारीख है आज 2 जून 2020, दिन है मंगल का। सबक नंबर 3 है रियासत। पेज नंबर 1516 पे सबक नंबर 3 रियासत। इसमें हम पहले पढ़ेंगे इसकी तारुफ, रियासत का तारुफ। इंसान की फितरत है कि वो अकेला जिंदगी नहीं बसर कर सकता, इसलिए उसे दूसरों के साथ रहना पड़ता है। इसलिए रहना पड़ता है कि उसको बेशुमार ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दूसरों का मुहताज होना पड़ता है, जो उसे माशरे में रहने पर मजबूर करती है। माशरे की ज़िंदगी में एक ऐसी तंजीम और ताकत की ज़रूरत होती है जो माशरे को मुनज़्ज़म करने के लिए कवानीन बनाए ताकि लोग पुरअमन और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इस तंजीम को क्या कहते हैं? रियासत कहते हैं। रियासत की तारीफ मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने मुख्तलिफ की है, लेकिन अभी हम इनमें से कुछ चीज़ें आज पढ़ेंगे। रियासत की तारीफ अरस्तू ने क्या की है?
उसने कहा है रियासत खानदानों और देहातों का एक मजमूआ है जिसका मकसद एक मुकम्मल और खुद कफील जिंदगी की तामीर करना है। बर्जीस रियासत बनीनो इंसान का ऐसा ग्रोह है जिसे मुनज़्ज़म वहदत के एतबार से पहचाना जाता है। वुडर विल्सन एक साबिक अमेरिकी सदर थे। उसने कहा है, उनका कहना है कि किसी मखसूस इलाके में कानून की खातिर लोगों के इश्तराक का नाम रियासत है। गिलक्राइस्ट रियासत एक इखलाकी हकीकत है जो इस वक्त कायम होती है जब अवाम की खासी तादाद एक मखसूस इलाके में आबाद हो जाए और वो एक ऐसी हुकूमत के तहत मुत्तहद हो जाए जो बैरूनी दबाव से आज़ाद हो, यानी जिसका अपना इख्तियार आला हो। इन सब तारीफों में जो सबसे अच्छी या जिसको हम कहते हैं मीनिंगफुल तारीफ है वो है प्रोफेसर डॉक्टर गार्नर की। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो तारीफ किया वो बहुत जामिया है। उसने उन्होंने की तारीफ है, रियासत मुतअद्दिद अफराद का ऐसा मजमूआ है जो मुस्तकिल तौर पर एक खास इलाके पर काबिज हों, जो बैरूनी दबाव से आज़ाद हों और इनकी अपनी एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो जिसकी अताअत तमाम अफराद पर लाजिम हो। अगर इन सब तारीफों को अगर हम देखें तो इसमें गिलक्राइस्ट और गार्नर की तारीफ में आपको रियासत के मुतालिक बहुत सारे अनासर का जिक्र किया हुआ है जिनसे मिलकर रियासत तश्कील पाती है। यानी उन्होंने कहा कि आबादी होनी चाहिए, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार। अब आगे बढ़ेंगे रियासत के लाजमी अनासर। रियासत के लाजमी अनासर में से सबसे पहला अंसर जो ज़रूरी है वो है आबादी। रियासत एक इंसानी इदारा है जिसके वजूद के लिए आबादी ज़रूरी है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि हम रियासत के वजूद के लिए अफराद की एक ख़ास तादाद का तयन कर दें। हर रियासत में अफराद की तादाद कमोबेश होती है। आबादी के लिहाज से चीन, भारत और अमेरिका जैसी बड़ी रियासतें भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही मोनाको और विटिकट सिटी जैसी छोटी छोटी रियासतें भी मौजूद हैं जिनकी आबादी सिर्फ चंद हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है। अफलातून का ख्याल था कि जो रियासत 5040 अफराद पर मुश्तमिल होगी वो मिसाली रियासत कहलाई जा सकती है। अरस्तू ने रियासत की आबादी का कोई तयन नहीं किया। इसका कहना था कि आला रियासत होने के लिए सिर्फ ये शर्त ज़रूरी है कि वो इतनी बड़ी हो कि खुद को फील हो और इतनी छोटी भी ना हो कि तमाम ग्रोह मिलजुल कर एक दिखाई दे। फ्रांसीसी मुफक्किर रूसो ने यह ख्याल जाहिर किया कि एक अच्छी रियासत के लिए 10,000 की तादाद मिसाली है। आजकल की रियासतें अपनी नौयत के एतबार से इतनी छोटी नहीं हो सकती, इसलिए दुनिया में हर तरह की रियासतें पाई जाती हैं और हम रियासत के लिए नजरी या अमली तौर पर आबादी की कोई हद मुकर्रर नहीं कर सकते। तहम आबादी इतनी होनी चाहिए कि रियासत की तंजीम बरकरार रहे और मुल्की वसाइल आबादी के मुतहम्मल हो सके, यानी कि जो आबादी के लिए ज़रूरियात हैं वो मुल्की वसाइल जो हैं वो आबादी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इलाका। खिता ज़मीन के लिए सबसे रियासत के वजूद के लिए सबसे पहले क्या बात ज़रूरी है वो है इलाका, यानी कि ज़मीन, जगह। अगर इलाका ना हो तो फिर रियासत का कोई वजूद ना होगा। कोई खाना बदोश कबीला वहाँ इसके अफराद की तादाद कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो और वो कितना ही मुनज़्ज़म क्यों ना हो, रियासत का वजूद कायम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इसराइल के क़याम से कबल यहूदियों की कोई रियासत ना थी, लेकिन जब वो फ़लस्तीन में मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए तो इनकी अपनी रियासत कायम हो गई। जिस तरह आबादी के मामले में कोई कायद नहीं है, इसी तरह इलाके की हदूद का तयन भी नहीं किया जा सकता। मोनाको, वेटिकन सिटी और लक्समबर्ग जैसी रियासतें भी हैं जिनका कुल रकबा सिर्फ 8 मुरबा मील से 13 मुरबा मील तक है, और चीन जैसी रियासतें भी हैं जिसका रकबा तकरीबन 37 लाख मुरबा मील है। ये बात सही है कि हमें छोटी रियासतें हमेशा अपने आप को गैर महफूज ख्याल करती हैं और अपने बड़े हमसायों के रहम करम पर रहती हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जंगों में बेल्जियम की जो हालत हुई वो काबिल गौर है। इसके अलावा छोटी रियासतों को क्या नुकसान होता है कि वो इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर होती हैं। इनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने शहरियों की ज़रूरियात पूरी कर सके। इसके बरक्स बड़ी रियासतें मजबूत भी होती हैं और वो अपनी रियासतों के, अपने शहरियों के जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरा भी करती हैं। इंग्लिस्तान जिसका रकबा बहुत कम है, बहुत सी बड़ी रियासतों से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन सिर्फ हदूद की बिना के पर ताकत को नहीं लिया जा सकता, ना ही वो बड़ी बन सकती है। इसके लिए तमाम वसाइल, तमाम अवामिल होते हैं, मसलन आबो हवा, कुदरती वसाइल, जोग्राफियाई महल्ले वकूफ़ और समुद्री हदूद वगैरह। रियासत के लाजमी अनासर में जो थर्ड पॉइंट है वो है इलाका, थर्ड पॉइंट है वो है हुकूमत। एक रियासत का तीसरा एक अहम अंसर हुकूमत होती है। रियासत की मर्जी और मंशा का इजहार हुकूमत के जरिए होता है। हुकूमत कब बनती है? जब रियासत के पास आबादी हो और इलाका हो, तो तभी उसके ऊपर वो हुकूमत कायम कर सकती है।
हर हुकूमत 3 इदारों पर मुश्तमिल होती है। पहला इदारा मुकन्ना, इसका काम क्या है? रियासत के लिए कवानीन बनाना। दूसरा इंतजामिया, मुकन्ना के जो बनाए हुए कानून होते हैं उनको रियासत के अंदर नाफिज किया जाता है। अदलिया क्या करती है? मुकन्ना के वज़ा करदा कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ और खिलाफ वर्जी की सूरत में अदल इंसाफ करना अदलिया का काम है। अगर हुकूमत ना हो तो रियासत का तस्वुर नहीं किया जा सकता और अमन व अमान कायम नहीं किया जा सकता। चौथा है इक़्तिदार आला। रियासत का चौथा अक्सर इक़्तिदार आला है, जिसकी वजह से ही रियासत को दूसरे इदारों पर इम्तियाजी हैसियत हासिल होती है, क्योंकि रियासत एक मुस्तकिल इदारा है, जबकि हुकूमतें क्या होती हैं? बदलती रहती है। इक़्तिदार आला रियासत का वो आला और बरतर इख्तियार है जिसकी बिना पर वो रियासत के अंदर अफराद और इदारों से अपनी मर्जी और अहकाम बनवाती है। इक़्तिदार आला की हामिल मरकजी हुकूमत होती है। मसलन अमेरिका की 50 रियासतें हैं, हर एक की आबादी, इलाका और हुकूमत है, लेकिन इनके पास कोई इक़्तिदार आला नहीं। एक खुद मुख्तार रियासत के लिए क्या ज़रूरी है कि वो दाखिली और खारजी दोनों तरह से आज़ाद हो। लिहाजा हम कह सकते हैं कि चारों अनासिर अगर किसी के पास हैं तो तभी रियासत का वजूद मुमकिन है, लेकिन अगर अनासिर नहीं मौजूद तो फिर रियासत का वजूद मुमकिन नहीं। बेटा जी, आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज के ऊपर सिलेबस ऑफ जून लिख के मजमून सीखना है। सबक नंबर 3 रियासत। इसकी आपने सबसे पहले तारीफ लिखनी है। तारीफ में आप इसकी सिर्फ डॉक्टर गवर्नर की तारीफ लिखेंगे, ठीक है? डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गवर्नर की तारीफ लिखेंगे और साथ ही आप रियासत के चारों लाजमी अनासिर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। तमाम काम आपने नीट राइटिंग के साथ करना है। तारीफ लिखनी है, रियासत के लाजमी अनासिर, आबादी, इलाका, हुकूमत और चौथा जो है वो भी इक़्तिदार आला। आपने ये चारों डिटेल से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। Assalamu class P9 arts to today date is 2nd June, day is Tuesday. P9 arts subject mathematics, topic exercise 6.4 question number 2 and 3। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ का मतलब है कि जिस तरह की कंडीशन है ना, आपने बस उसको सिंपलीफाई करना है। अब जैसे कि ये लॉग वाली एक्सरसाइज चल रही है, लॉग वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, मतलब लॉगरिथम जिसे कहते हैं। अब उन्हें एक लॉग का मेथड किसके आया था कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को सिंपलीफाई करने के लिए लॉग का मेथड आया था कि आप लॉग के मेथड से उसको इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए लॉग का मेथड अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है? अब आपसे कहा जाएगा कि आप राइट द वैल्यू ऑफ। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लॉग ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 52.13। आप सॉल्यूशन लिखें, ठीक है? रीराइट क्वेश्चन लॉग ऑफ 52.13। अब आप इसके लॉग है, सिंपल आपने क्या करना है, लॉग लेना है। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, लॉग आपका एक की होगा उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद 52.13 कर देंगे, वो आपको आंसर दे देगा 1.7171, ठीक है? ये आपको उसने आंसर दे दिया और ये हमारा आंसर फाइनल है। अब मैं फाइनल क्यों कह रही हूँ? अगर आप कैलकुलेटर में लॉग लेते हैं और आंसर आपको नेगेटिव देते हैं, ठीक है, तो इसमें कि वो हमारे पास जो है फाइनल आंसर नहीं होता, उसमें हमने चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है? आप लोग देखिए 4.359 ये कंडीशन है। अब पॉइंट से पहले वाला जो है आपके पास क्या होता है, पॉइंट के बाद वाला आपके पास क्या होता है? पॉइंट के बाद आप जो है आप कहते हैं कि हमारा मैट्रिक्स कंसीडर होता है और ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखिएगा कि मैट्रिक्स ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब आप फाइनल किसी कंडीशन का लॉग लेते हो तो आने वाले आंसर में आप कहते हो कि हमारा जो है ये मैट्रिक्स है और ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कैलकुलेटर ने आंसर नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब है कि वो फाइनल आंसर नहीं है, उसमें वो बता रहा है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है और वो हमें ये कह रहा है कि मैट्रिक्स भी नेगेटिव है। अगर कैलकुलेटर ने नेगेटिव आंसर दिया है तो इसका मतलब है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है और हमारा मैट्रिक्स भी नेगेटिव है, ठीक है? अगर आपको कैलकुलेटर ने जो है आंसर जो है दिया
ठीक है, हमने लॉग लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मेट्रिक्स नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है, वो जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हमने उसी क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे। फिलहाल हमने लॉग लिया, आंसर पॉजिटिव आ गया, हमारा आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइनल आंसर आप कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर जो है आते हैं 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है आपके पास बेटा जी लॉग ऑफ 0 पॉइंट। वैसे आपको एक बात बताऊं कि जब भी 0 पॉइंट मतलब पॉइंट से पहले 0 होगा या पॉइंट के फौरन बाद 0 होंगे तो हमेशा आंसर कैलकुलेटर लॉग लेने से नेगेटिव ही देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लॉग ऑफ 0.6127। ठीक है, आपने इसका लॉग लेना है। आप इसको कहेंगे हमने डिराइव किया क्वेश्चन, आप इसके बाद 0.6127 आपने जो है कैलकुलेटर उठाना है, लॉग लेना है। जब हम इसका लॉग लेंगे और कैलकुलेटर ने हमें आंसर दे दिया -0.2128, वो अब हमें कैलकुलेटर फ्री आंसर में ये बता रहा है कि हमारा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है और मेट्रिक्स का भी नेगेटिव है। पॉइंट से पहले वाला आपके पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। आप रफ साइड पे लिख लीजिएगा कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स को सी से नोट कर ले -0 है और फिर लिखिए कि मेट्रिक्स हमारे पास जो है -0.2128 है। माइनस जब लॉग ले रहे हैं तो आपके पास अगर इस तरह की कंडीशन आती है, नेगेटिव आंसर आता है तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो है ये फाइनल आंसर नहीं, हमने इसमें चेंजिंग ये करनी है, हमने मेट्रिक्स का पॉजिटिव करना है। ये हमें ये बता रहा है कि पॉइंट से पहले इन टर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव है, -0 है। पॉइंट के बाद आपके पास मेट्रिक्स है वो भी -0.2128 है। मेट्रिक्स का पॉइंट के साथ आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमने मेट्रिक्स को पॉजिटिव कैसे करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे करना है। आपने क्या करना है कि गिवन कंडीशन में +1 और -1 की चेंजिंग करनी है। ठीक है, +1 और -1 की चेंजिंग करनी है। अब आपने क्या करना है कि ये आपने 1 ऐड भी करना है, 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये रूल आपने याद रखना है कि नेगेटिव आंसर आएगा तो हमने ये चेंज करना है। लॉग आंसर लिया, नेगेटिव आंसर आया, +1 किया, -1 को आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें और +1 को आपने मैट्रिक्स का ये रफ फॉर्म में आपने करना है। ठीक है, उसके साथ लिख लें। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया -1। अब आपने फिर -1 इसको इस टाइप लिखना है, 1 उसके ऊपर बार। ये बता रहा है कि 1 बार है जो कि -1 आंसर को शो करे। अगर आप उसको दोबारा -1 लिखते हैं तो उसको आंसर को फिर लिखेंगे तो डेफिनेटली वो फिर आपको अगर इस तरह फॉर्म आएगी तो वो फिर हमें बताएगा कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव और मैट्रिक्स भी नेगेटिव। जब आप ये फॉर्म देंगे 1 बार तो वो ये बताएगा कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मैट्रिक्स आपको +1 की वजह से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, +1 ऐड करेंगे आपको रिजल्ट देगा 0.7872। आपको ये आंसर दे दिया मैट्रिक्स ने। इसका मतलब है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 1 बार। अब आप लिख सकते हैं कि आंसर इज 1 बार 0.7872। ठीक है, हमेशा 0 से पहले आपका पॉइंट ही आएगा। आंसर आ गया 0.7872। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका नेगेटिव ही है लेकिन मैट्रिक्स ऑलवेज बी पॉजिटिव जो कि हमने कर दी। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने डायरी में बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 डायरी में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, थर्ड एंड 5 पार्ट करना है। फर्स्ट, थर्ड एंड 5 पार्ट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप जब करेंगे तो उसके जो पार्ट्स फाइनल होंगे वही मैं आपको बताऊंगी। डायरी आपकी ठीक है, लिखी हुई है। पार्ट नंबर आपके पास जो है 5 पार्ट है। लॉग ऑफ 0 पॉइंट हाउ मेनी zeros, 4 zeros and 3। अच्छा बेटा जी आपने क्या करना है 5 पार्ट में आपने क्वेश्चन लिखना है, रीराइट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन अगेन रीराइट करना है। अब लॉग लेते हैं, हमने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद आंसर आ गया -4.5। आप लोग कैलकुलेटर लेके चेक कीजिएगा, 20 -4.5229 +1। आपने क्या करना है, अब आंसर नेगेटिव आ गया, ये बाद में करते हैं। आपका आंसर नेगेटिव आ गया, आपने कहा कि हमारा आंसर फाइनल नहीं है, हमने इसमें चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, +1 और -1। ठीक है, लॉग लिया, आंसर नेगेटिव आ गया, वो हमें ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है और मैट्रिक्स हमारे पास है -0.5229। पॉइंट के बाद माइनस के साथ और पॉइंट के साथ
अब आप देखिए हमारा पॉइंट माइनस का साइन आ गया है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैट्रिक्स के साथ। हमने मैट्रिक्स को पॉजिटिव करना है, कैरेक्टरिस्टिक बेशक नेगेटिव है, लेकिन हमने नेगेटिव को बाद के फॉर्म में जो है लिखना है। +1 -1 आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सॉल्व करें और +1 आप जो है मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के बाद से देगा -5, जो कि आप लिखना है 5 बार। आपको एक बार भी बता रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स आप पॉजिटिव होने लगे, जब आप इसमें 0.529 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.4771। ये आपको बेटा जी रफ करना है, ठीक है, ये आपने रफ साइड पे करना है। फाइनल जब आपने लिखना है तो आप लिखना है कि 5 बार हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स का और मैट्रिक्स का आ गया 4771। अब ये बता रहा है कि -5 कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स का आपने इसको सेपरेट करना है तो 0.4771, ठीक है, ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि वो आपसे कह रहे हैं log of 6374 = 3 पॉइंट, मतलब आपको एक कंडीशन दे दी है कि इस कंडीशन के मुताबिक log की ये वैल्यू है, आपने बाकी रिमेनिंग की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको पिछले लेक्चर बेटा समझ आए तो ये शायद आपको करने में इतनी मुश्किल ना हो। आप उन्होंने कहा है कि जो आप देखिए अगर आपको बाउंड कर दिया कि log इसी वैल्यू को आपने 100% यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, तो वो कंडीशन होगी तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे ना। अब वैल्यू के मैंने log of 6374 हमारे पास इक्वल है 3.8044, हमारे पास ये गिवन है। अब लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड करें log of वो आपसे कहते हैं वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इसके लिए 60 log of 6374 चाहिए। अगर वो कंडीशन आएगी तो फिर हम जाके जो है ये कंडीशन होगी तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना। अभी हमारे पास है log of 6.374, ठीक है, log of 6.374, ठीक है, आपने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, फिर वैल्यू यूज करनी है। पहले हम इसको इस फॉर्म में चेंज करके जरिए से आपने पॉइंट की शफलिंग चाहिए, log अपनी जगह पे रहने दें 6.374, आप कहेंगे हमने पॉइंट को उठाना है जी 4 के बाद लाना है, ठीक है, 4 के बाद लाएंगे तो आप यहाँ पे इसको जो है 0.0 लगा दें ताकि आपके पास ये आपको क्लियर हो कि यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है वो 0 है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है कि जब हम पॉइंट की शफलिंग करते हैं हमारे पास 10 की पावर आती है। अब पॉइंट हमारा देखिए आप लेफ्ट साइड पे था, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आया तो 10 की नेगेटिव पावर है और कितने नंबर मूव हुआ है 3, तो -3 है, तो ये हो जाएगा log of 6.37। फिर पॉइंट आपने यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया, बेशक आप 0.0 को आप निगलेक्ट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अच्छा जी, कुछ लॉज है आपको बेटा जी बताती हूँ लॉगरिथम के। अगर लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं ऐसी कंडीशन पे जो कि आपकी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये आपका लॉ का एक लॉ है, लॉगरिथम का एक लॉ है। अगर आप टोटल करते हैं तो log of a प्लस log of b, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कैसे बता रहे, डिवाइड वाला भी नहीं बता रहे, डिवाइड वाला जो क्वेश्चन में आएगा तब हम वो लॉ डिस्कस करेंगे। हमारा लॉ है कि log of a मल्टीप्लाई चेंजिंग प्लस log of b, इससे ज्यादा टर्म हो तब आप उसको ऐसे लिख सकेंगे। यहाँ पे बाय लॉगरिथम लॉ हम यूज करते हैं log of 6374, a हमारा ये है, मल्टीप्लाई चेंजिंग प्लस log of 10 पावर -3। या आपने एक लॉ यहाँ पे किया है, अब इसी क्वेश्चन में हम सेकंड लॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सामने लिखेंगे बाय लॉगरिथम लॉ, ये आप log के अकॉर्डिंग आप इसको सिंपलीफाई करेंगे। अच्छा, आपके पास जो है एक लॉ हमारे पास होता है लॉगरिथम का, अगर आपको सीक्वेंस नहीं याद रखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकंड लॉ, लेकिन उसके सामने लिखें कि बाय लॉगरिथम लॉ, ये लॉगरिथम का एक लॉ है। सेकंड लॉ अगर हमारे पास है कि कोई भी नंबर किसी भी कंडीशन का लॉ कोई भी टर्म है उसकी पावर भी इन्वॉल्व है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसको आप कैसे सिंपलीफाई करते हैं कि जो पावर होती है log से पहले आ जाती है, log ऑफ बेस हो जाता है। ये भी हमारा एक लॉ है log का, ये भी हमारे पास एक लॉ है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो आपको गिवन है 3.8044, अब इस पे लॉ अप्लाई करेंगे, प्लस का साइन तो पहले से यहाँ पे मौजूद है, जब इसकी पावर पहले आएगी तो -3 log of 10, ठीक है, log
अच्छा, ये वैल्यू आपके पास है, आपने यहाँ से उठाई थी, ठीक है, जो गिवन थी प्लस माइनस माइनस 3 लॉग ऑफ 10। देखिए बेटा जी, लॉग ऑफ 10 1 के इक्वल होता है, लॉग ऑफ 100 जो है कैलकुलेटर पे आप सिंपलीफाई करें, लॉग ऑफ 100 2 के इक्वल होता है, 1000 3 के इक्वल होता है। तो लॉग ऑफ 10 आपको याद होना चाहिए 1 के इक्वल है। क्या आ जाएगा 3.8044 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 0.8044। अगर हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं और हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तब भी हमने इसमें प्लस 1 और माइनस 1 की चेंजिंग करनी है। जब भी नेगेटिव आंसर आए तो आपने प्लस 1 और माइनस 1 की चेंजिंग करनी है, चाहे वो कैलकुलेटर में करें, चाहे वो वैल्यूज को पुट करके करें, जैसे भी करें। लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव आया तो मतलब है कि ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर log ऑफ 67 है, ठीक है, इसकी ये वैल्यू है, तो log ऑफ, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 3 आप लोग का जो है होमवर्क है, ठीक है। ऑन रजिस्टर और रिमेनिंग पार्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए ऑन रफ रजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास लॉग ऑफ 0.00637, 0.00637, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें भी वही जैसे फर्स्ट पार्ट में वैल्यू गिवन थी log ऑफ 6374, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जी मैंने log के बाद जो है आपकी वैल्यू यूज की हुई है, आप कैलकुलेटर में log ऑफ 637 अगर आप फाइंड करते हैं तो वो भी आपके पास ये वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, 3.8044। log ऑफ 6374 आपके पास है, आप इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, रीराइट करेंगे क्वेश्चन, आप लिखेंगे log, हमें कंडीशन के मुताबिक पॉइंट चाहिए इसके बाद, ठीक है। आप इसको लिखेंगे, पॉइंट के बाद आपके ऑलरेडी 5 डिजिट्स यूज हो चुके थे, ठीक है, इससे उन्होंने यहाँ पे 6 डिजिट नहीं लिखा, आप पहले लिखेंगे 0.00637, आप कहेंगे हमें पॉइंट चाहिए इसके बाद, ठीक है, पॉइंट लास्ट हमें, क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है log ऑफ 6374 की, लेकिन log हमें पॉइंट चाहिए 7 के बाद, लेकिन पॉइंट के बाद हम कहते हैं ना कि मैक्सिमम आप 2 डिजिट्स लिखिए या 3 डिजिट्स लिखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 5 डिजिट्स हो गए थे, इसलिए उन्होंने 4 को स्किप किया, लेकिन आप जब वैल्यू पुट करेंगे log ऑफ 6374 की ही पुट करेंगे। हमने कहना है कि हमारा पॉइंट चाहिए यहाँ पे, उसके बाद हमें 0 लगा देते हैं, लेकिन लिखते हैं हम बेशक इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आप यहाँ 0 लगा देते हैं, पता चले कि यहाँ पे हमें पॉइंट आ जाए और फाइनल आप उसके बाद 0 है, ये हो जाएगा हमारा log ऑफ। अब हमारा पॉइंट शब्द हो गए यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले 0 आप बेशक पर लिखिए, तो ये बन गया 637, ठीक है, और पॉइंट 0 को भी आप नेग्लेक्ट करें, लेकिन 60 10 की पावर मस्ट, जब भी पॉइंट को आपने लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, चाहे किसी भी कंडीशन में, तो 10 की पावर आपके पास मस्ट आती है, क्योंकि आपको पता है कि इससे इतना चेंज आता है कि मल्टीप्लाई वाली कंडीशन डिवाइड में चेंज हो जाती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम में चेंज हो जाती है, मिनिमम वाली मैक्सिमम में चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब कोई टर्म अगर 10 से डिवाइड हो रही है और कोई टर्म 10 से मल्टीप्लाई, अगर आप कहते हैं कि 90 डिवाइड हो रहा है 10 से, तो आपका आंसर आएगा 9, अगर 90 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 900, कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो ये जरूर लिखा करें। 10 की पावर आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 नंबर की शफलिंग हुई है और आप किससे हुई है, लेफ्ट से राइट की तरफ हुई है, तो आपके पास 10 की पावर आएगी नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं लॉग अप्लाई करने जा रही हूँ, जिसे आप बेशक फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कह लें, मल्टीप्लाई चेंजिंग प्लस, ठीक है, log 6374 मल्टीप्लाई प्लस log ऑफ 10 पावर -5, यहाँ पे आप रिजल्ट पुट कर देंगे 3.8044 और यहाँ पे आप जो है पावर रूल के अकॉर्डिंग, ये प्लस है ये माइनस है, नीचे आएगा प्लस माइनस -5 हो जाएगा log ऑफ 10। इसका रिजल्ट तो आप फाइनल पुट कर चुके हैं, एज इट इज उतार लें, -5 log 10 जिसके इक्वल होता है 1 के, तो ये हो जाएगा 3.8044 -5। इन दोनों का माइनस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा -1.195। देखिए आंसर भी नेगेटिव आ गया, आपने फिर इसमें +1 और -1 की चेंज करेंगे। जब आपने +1 -1 के प्रैक्टिस 6 के साथ -1 सॉल्व होगा तो -1 -1 -2 जिसे आप 2 बार लिखेंगे, पीछे मैट्रिक्स आ जाएगा -1 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
-0.1956, ठीक है, +1, इसको सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा